नमस्कार। आज संडे है और ऑनलाइन क्लासेस की संडे को मैं छुट्टी रखता हूँ। लेकिन आप सभी प्रतियोगियों के लिए कुछ स्ट्रेटेजिकल बातें थोड़े समय में करूँगा। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब आगे की कक्षा में आने वाले हैं जो इंडियन पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट और सब्जेक्ट्स के साथ बारी-बारी से थोड़ा रहेगा। क्वेश्चन के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान में रख करके पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस करना। ये सभी ऑनलाइन क्लासेस में ये भी जुड़ने वाली है, जो गवर्नेंस वगैरह क्लासेस है उसके साथ ये भी जुड़ने वाली है। आपको करना क्या है? आपको 3 काम करना है। जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन कक्षा से जुड़े हैं या जो जुड़ने वाले हैं, उनको 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है कि आप 5 साल के प्रश्न पत्र को जो 2020 में चाहे उत्तर प्रदेश का पीसीएस दे रहे हैं, उत्तराखंड का आने वाला है वो भी देने वाले हैं, या आईएएस की जो परीक्षा है, संभावित है कि जिस तरीके की स्थिति है उसके हिसाब से परीक्षा भी संभव नहीं है, टल सकती है। तो फिर भी देर से ही सही, इस स्पर्धा में तो जाना ही है। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए मेरा एक सकारात्मक संकेत उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि वो 3 कैटेगरी करें, 5 साल के प्रश्न पत्र लें, ज़्यादा नहीं। जैसे अगर 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तो होना ही है। इन 5 साल के प्रश्न पत्र को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, जब भी आप सिलेबस देखते हैं तो साफ लिखा रहता है भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे मैंने कह दिया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो बहुत सारी चीजें हैं जो 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 के दरमियान बहुत सारी कैटेगराइजेशन। जैसे हमने कह दिया भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय संविधान कह देने से संविधान का निर्माण जो इतिहास में है, कंपनी के काल से लेके, क्राउन के काल से लेकर के और 26 जनवरी 1950 तक जो संविधान बन के निकला, एक तो निर्माण से लेकर उसकी विशेषता, महत्व, अंदर कैटेगराइजेशन, जितने विभाग हैं, जितने उपभाग हैं, जितने अनुच्छेद हैं, जितने उसके सब आर्टिकल्स हैं, वो सब मिला जुला कर पढ़ना, एक तो संविधान पढ़ना हो गया। एक होता है कि संविधान के भीतर जो जो प्रश्न निकाले जाते हैं, इसी में एक समसामयिक दृष्टिकोण भी है। जैसे पहला संशोधन से लेकर के आप तक जितने भी संशोधन हुए और उनसे जुड़े हुए एक तो जो संविधान की संदर्भ निहित बातें हैं, उनका कोरिलेशन, एक संशोधन दूसरी जगह कैसे प्रभाव डालता है उसका निहितार्थ, और एक सवाल में कैसे अलग-अलग क्षेत्रों के, यानी कि संविधान का जैसे कहा जाए कि आर्टिकल 1 से लेकर 51 ए, आर्टिकल 52 से लेकर के 151, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में संघ का संविधान है। और जब आप उसी संघ में 152 से जाते हैं 237 तक, जहां हाई कोर्ट खत्म होता है और जो स्थानीय न्यायालय आते हैं, तो वहां तक आप देखेंगे राज्य का संविधान। आगे बढ़ेंगे, कुछ इकाइयों की चर्चा करते हुए संघ राज्य संबंधों की बात करेंगे, फिर आयोगों की चर्चा करेंगे, और इसी तरीके से करते कराते आप आर्टिकल 395 तक जाते हैं। उसके भीतर भी बहुत सारे उपबंध और सब जो आर्टिकल्स हैं वो जोड़े गए हैं। लेकिन एक सवाल सिविल सर्विसेज का, एक सवाल कहीं ना कहीं पूरे संविधान के भीतर एक ऐसा उथल पुथल मचाया होता है कि आप केवल एक पक्ष मात्र के अध्ययन से इसको नहीं समझ सकते। इसी तरीके से मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी बोल सकता हूँ, कुछ और विषयों पर ये बात लागू होती है। तो हर विषय का अपना एक समसामयिक दृष्टिकोण होता है। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में तो ये 100% लागू होता है। तो आपको क्या करना है इसमें? इसमें 3 कैटेगरी करेंगे। ये कैटेगरी अगर आप कर लेंगे ना, तो हम ये तो बताएंगे आपको, रेगुलर जो क्लासेस करेंगे ऑनलाइन उसमें हम बताते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको और भी ज्यादा, कि आप खुद घर पे टाइम है करते रहिए, एक इंक्लूसिव कैटेगरी बनाइए। इंक्लूसिव को एक विशिष्ट श्रेणी बनाइए। विशिष्ट श्रेणी में पिछले 5 सालों के, बस 5 साल पीछे मत जाइए। पीछे जाना है आप चले जाइए, बट मेरे हिसाब से 5 साल में, जैसे 15 से लेकर 19 तक, इनमें क्या करना है, आपको ये देखना है जो विशिष्ट कैटेगरी है, यानी जो इंक्लूसिव जो कैटेगरी है, इसमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा टॉपिक संविधान का, कि चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे सिटीजनशिप एक्ट हो, चाहे उसके पहले 1 से 4
5 से 11, 12 से 35, 35 से 36 से 51, 51 क, फिर 52 से लेकर के और भी है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, संसद के भीतर के क्रियान्वयन के जो पक्ष हैं, आर्टिकल 123 तक चले जाइए ऑर्डिनेंस तक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा 124, और जब सुप्रीम कोर्ट खत्म होता है तो आपने देखे होंगे 148, 147 तक चलेगा, 148 में सीएजी आएगा और 151 पे जाके संघ का संविधान बंद हो जाता है। इनको कैटेगराइज करके इनकी वो हम क्लास में बताएंगे, बट आपको पहले ही थोड़ा एक इनिशिएटिव दे रहे हैं कि आप उसको कैटेगराइज करके आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा बिंदु, ऐसे आगे भी कैटेगराइज करना, क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां से यूपीएससी क्या, या पीसीएस में भी देख सकते हैं, अलग अलग दो कैटेगरी बनाइएगा, फिर पीसीएस का अलग बनाइए, चाहे एमपी वाले हैं तो एमपी की बनाइए, यूपी वाले तो यूपी, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड, बट आईएएस में कॉमन कैटेगरी है कि जब आप देखें कि क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां से सवाल 100% हर साल आते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, क्या पार्लियामेंट से सवाल हर साल आते हैं? अगर आते हैं पार्लियामेंट से तो आप संसद को इंक्लूसिव में रखिए, उसको इंक्लूसिव कैटेगरी में डाल दीजिए। इसका बेनिफिट अभी मैं बाद में बताऊं। अब बताइए आप दूसरी कैटेगरी, विशिष्ट, स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी ऐसा होता है कि जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं स्पेशल कैटेगरी को लेकर, कि जैसे फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चंस 2019 में आया, माना उदाहरण दे रहा हूं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स आगे नहीं आए, या फंडामेंटल राइट के जितने सेक्शन है, चाहे इक्वलिटी की बात हो, चाहे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे और भी जितने भी आर्टिकल 32 तक चले जाइए, जितने भी हैं, वो मैं यहाँ टॉपिक का जिक्र नहीं कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स जो है से सवाल जैसे बनते ही हैं, तो इंक्लूसिव में चले जाएंगे। कुछ ऐसा होता है, देखिए अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बता रहा हूं, कुछ ऐसा होता है कि जैसे माना फंडामेंटल राइट से नहीं आया ना, तो ऐसा लगता है कि अगले साल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से सवाल पूछ सकता है, नीति निर्देशक तत्व से पूछ सकता है, या फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन नहीं आया, माना इस साल नहीं आया, तो हो सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के उस पार्ट से भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को भी सुपरसीड कर। मैं अगर आप इस तरीके से एक विशिष्ट जोन बना लीजिए, एक विशेष जोन, स्पेशल जोन, अब लिख दिया आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है एक इस साल इसलिए बेटर है क्योंकि 18 में क्वेश्चन है, 19 में फंडामेंटल राइट्स आ गया, अब लग रहा है इसमें से आएगा 20। मैं एक उपाय बता रहा हूं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, बट कंपटीशन के लिए काफी परफेक्ट रहता है। हम लोग पढ़ते थे तो समझते थे, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था लिख दिया, आप क्या करेंगे, सब चीज का एक जनरल स्टडी कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव करिए, स्पेशल करिए, और बाकी जो फंडामेंटल राइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ना है, कि अगर आपने स्पेशल जोन उसको रख दिया, आप उसको जनरल एक कैटेगरी बनाइए, जनरल, सामान्य श्रेणी में फंडामेंटल राइट रख दिया, क्योंकि 19 में भी आया था, 20 में उसकी संभावना, जैसे कि तुलनात्मक 15 में आया तो 16 में कुछ और आ गया, तो आपको लगेगा यार 15 में आया, 16 लेकिन 17 में फिर आया था, इसका मतलब ये अल्टरनेटिव करके इसके बदले ये वाला टॉपिक ले लेता है। जनरली मैंने फिर बता रहा हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके कंपटीशन में मनोबल के लिए कुछ तो अपनी तरफ से करना पड़ेगा आपको, तो वो उस फंडामेंटल राइट को हमने जनरल में रख दिया। अब अंतर क्या हो गया मैं बता रहा हूं। अब आप संसद क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव का मतलब एक एग्जांपल दिया हूं, ऐसे और भी करना है। अगर आप इंक्लूसिव जो चीज रखते हैं उसको चप्पा चप्पा पढ़ेंगे, चप्पा चप्पा, कि उसमें से कोई सवाल आया तो गलत नहीं, मतलब गलत की कोई संभावना ही ना रहे। हालांकि यह बात पूरी तरह से लागू नहीं होती है, लेकिन मैं फिर बताऊं कि मैं लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का विद्यार्थी रहा हूं, साइंस का भी रहा मैं ये जानता हूं कि अगर आप जितना पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे 200 पॉलिसीज करेंगे तो 100% एग्जीक्यूशन मिलेगा, तो आप एक्सक्लूसिव इसीलिए रखे हैं कि इसमें से कोई चीज नहीं छोड़े। स्पेशल में क्या करेंगे, निवेश कम करेंगे, क्योंकि उसमें संभावना है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आप लेकिन उसके जो पूरे परफेक्शंस हैं उसको आप एक्सक्लूसिव की तरफ ही देखेंगे,
लेकिन उसमें से लूप होल ये रहेगा कि कुछ चीज अगर समय कम दिए तो हो सकता है कि उसमें उतना प्रोडक्टिविटी न निकाल पाए। और जनरल में क्या है, पूरे संविधान की चर्चा हो, जो स्पेशल में एक्सक्लूसिव में नहीं होगा वो जनरल में होगा। यानी कि भले ही आपने नागरिकता के बारे में आपने सोचा कि जो नागरिकता एक्ट में भी संशोधन हुआ ये स्पेशल टॉपिक है, इसमें से आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और भी नागरिकता के जो पक्ष हैं वो सामान्य टॉपिक में नहीं होंगे, वो भी रहेंगे। बस अध्ययन करने का एक आपने प्रारूपण विकसित किया, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि किस विषय को ज्यादा अच्छा पढ़ना है, किस विषय को कम। अगर कोई ये कहे कि हम सारे विषयों को अच्छा पढ़ेंगे तो कॉमन परिस्थिति यानी नॉर्मल परिस्थितियों में तो ठीक है, लेकिन ऐसा जनरली हो नहीं पाता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्या होता है कि यूपीएससी जो रिक्रूट करता है सिविल सर्विसेज को, उसको हम लोग बोलते हैं भर्ती में यूथ कैप्चर। यूथ कैप्चर इट मींस युवा पकड़ो। अब युवा पकड़ने के लिए एक वैकेंसी निकाला, और युवा पकड़ेगा कैसे? जो सिलेबस को ठीक करेगा। और सिलेबस वो ठीक करेगा, सिलेबस में जैसे लिख दिया भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, ऐसा लिख दिया। अब उसका ये तो लिखा नहीं ना कि 2 सवाल यहाँ से पूछेंगे, 3 सवाल यहाँ से, ऐसा तो वो कहीं से भी आ सकता है। तो कहीं से आने में कई चीजें बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की है, कई चीजें बड़ी स्पेशल किस्म की है, और कई चीजें बड़ी जनरल किस्म की है, सिलेबस में भी। तो प्रिपरेशन में भी आप एक्सक्लूसिव, स्पेशल एंड जनरल एक कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। और ये कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू पेपर करिए, क्योंकि आप क्यों कर रहे हैं? पेपर को हल करने के लिए पेपर को ध्यान में रख के करिए। इससे क्या होता है कि अगर जनरल क्वेश्चन है तो आपका एक जनरलाइजेशन स्टडी है, बात तो है। जनरल में ये होता है कि कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, सवाल की गलत होने की भी संभावना है। स्पेशल क्या होगा कि कोई कई चीजें आप जो है कर पाने में संभव होंगे, और एक्सक्लूसिव में आप कर ही पाएंगे, मतलब गलत होने की संभावनाएं बहुत कमजोर रहेंगी, मतलब ना के बराबर रहेंगी। तब आप 100 में 55 क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन की संभावनाओं को बढ़ा सकेंगे, ताकि आप मुख्य परीक्षा में जा सकें। क्योंकि यूपीएससी यूथ कैप्चर के लिए वैकेंसी, पहले वैकेंसी निकालता है तो सिलेबस दे देता है कि आप इसको पढ़ो 1 साल 2 साल, तो हम आपको पकड़ने चलेंगे। फिर वही युवा को सवाल देकर माइंड कैप्चर करने चलता है। माइंड कैप्चर यानी कि सवाल देगा उसी में से, फंडामेंटल राइट में से देगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देगा, संसद में से देगा, सुप्रीम कोर्ट में से देगा। लेकिन बहुत सारे सवाल बड़े एक्सक्लूसिव बनाता है, और एक्सक्लूसिव सवाल के लिए आपको एक्सक्लूसिव स्टडी होनी चाहिए, जनरल स्टडी से नहीं हल होंगे। अगर किसी ने एक्सक्लूसिव स्टडी के पैमाने को समझ लिया और उस सवाल को सही कर लिया, यानी कि माइंड कैप्चर, उस क्वेश्चन को माइंड ने कैप्चर कर लिया, तो आपके माइंड को यूपीएससी कैप्चर कर लेगा, बना देगा अफसर। एग्जाम्पल देता हूं, कोरोना वायरस है पूरे देश में, दुनिया में है। हमारे यहाँ पुलिस के लोग हो, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी एजेंसी हो जो इस वायरस से निपटने में अपना जी जान लगाए हुए। आप बताइए कि जब कोरोना वायरस देश में नहीं था, तब भी यही एजेंसियां पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा, सड़क, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, चोरी चकारी, डकैती, पुलिस दरोगा जितना मार था, ये सब में लिप्त थे, काम कर रहे थे ना। अगर आप एसएसपी हैं और आपको ये पता चले कि किसी चौराहे पर ट्रैफिक बहुत है, तो आपके लिए एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम होगी कि जनरल? आप सोचेंगे भाई ये तो कम ज्यादा हो जाता है, रोज का काम है, इसको भाई ठीक करो, ऑर्डर ऑर्डर दे देंगे, वहां लोगों को लगा के 2-4 लोग ज्यादा लगाएंगे, उसको ठीक कर ना। अब तक हमारे अफसर क्या थे? ट्रैफिक, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, झगड़ा लड़ाई, कानून को सबको न्याय देना, यही सब में लगे हुए थे। लेकिन अब अस्पताल पहले भी इलाज करते थे, बुखार जुकाम ऑपरेशन फलाना ढिमका, और अब कोरोना का इलाज कर रहे हैं, अस्पताल भी कर रहे हैं, पुलिस भी इसमें लगी हुई, शासन भी लगा, प्रशासन भी लगा, आईएएस भी लगे, आईपीएस, सब लोग लगे हुए हैं, सारी एजेंसियां लगी। तो क्या इन एजेंसियों को इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए दूसरी उनके बजाय एजेंसी लाई गई, उनके बजाय अफसर लाए गए? नहीं। अब क्या कर रहे हैं
वो जैसे जनरल दिनों में, जनरल प्रॉब्लम्स में जनरल स्टेप लेते थे, अब एक्सक्लूसिव स्टेप लेना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम एक्सक्लूसिव आ गई। एक विशिष्ट समस्या से सामना हो गया। कोरोना वायरस एक विशिष्ट समस्या है। इस समस्या, विशिष्टता का मतलब आप समझ रहे, विशेष भी नहीं, स्पेशल भी नहीं, एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम है, एक्सक्लूसिव। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारी मैन पावर वही है, हमारे डॉक्टर्स वही, हमारे नर्स वही, हमारे पुलिस वही, हमारी शासन वही है, हमारे प्रशासन वही है, हमारे आईएएस वही है, हमारे आईपीएस वही है। लेकिन माइंड को क्या कर रहे हैं, अब एक्सक्लूसिव बेस कर रहे हैं माइंड। तो यूपीएससी में क्या करना है, जैसा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन हो तो माइंड की निवेश क्षमता एक्सक्लूसिव कर दी। स्पेशल किस्म की हो, स्पेशलाइज कर लीजिए, और अगर जनरल हो तो जनरलाइज कर लीजिए। जैसे आप संविधान में पढ़ते हैं, 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। आर्टिकल 368 को पढ़ते हैं ना, 3 प्रकार के संशोधन। एक होता है सामान्य, उपस्थित लोग में से आधे से ज्यादा लोग मतभेद दें तो बिल पास हो जाता है। दूसरा होता है 2/3 बहुमत, जो सदन में उपस्थित लोग हैं उनमें से 2/3 बहुमत, अगर 2/3 लोग वोट दे दें तो पारित हो जाता है। और एक होता है कि 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन। 3 कैटेगरी हुई कि नहीं, एक हो गई जनरल बिल, एक हो गया स्पेशल बिल, और एक एक्सक्लूसिव समझिए जिसमें 2/3 के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन नहीं था। तो यूपीएससी सिलेबस को खोलता नहीं है, मतलब एक प्रकार से मैं ये कह रहा हूं कि सिलेबस को आप प्रीलिम्स में जाके देखिए, भारतीय संविधान लिखा है, उसको खोलता नहीं है, खोलता नहीं है, लेकिन उसी में स्पेशल, एक्सक्लूसिव और जनरल चीजें छुपी हुई, ये आपको खोजना है। क्योंकि यूपीएससी यूथ कैप्चर के साथ साथ सवालों के माध्यम से माइंड कैप्चर करता है। क्यों चाहिए, युवा क्यों चाहिए और अच्छा माइंड क्यों चाहिए? क्योंकि जो देश में समस्या है उसको समाधान, और समाधान देने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो हम जब आपको राज व्यवस्था में लेके चलेंगे, अब चलने वाले हैं, जो ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं उसमें चलेंगे, हम हर विषय का सवाल लेंगे। जैसे संविधान निर्माण की चर्चा करेंगे तो देखेंगे किस तरह के सवाल आए, फिर उसमें आपको एक्सक्लूसिव, स्पेशल और जनरल बातें करेंगे। फिर इसी तरीके से आगे उसके सिग्निफिकेंस में आएंगे, उसके इंपॉर्टेंस में आएंगे, उसके नेचर में आएंगे, फिर प्रेम्बल में घुसेंगे, फिर संविधान के भीतर भी चलेंगे और बारी बारी से चलेंगे। तो वहां पर हम 3 कैटेगरी से आपको ये बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपके अंदर इस तरीके से होने से 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, सिलेबस का पूरा, जैसे कहते हैं ना, भान, ज्ञान और सिलेबस के अंदर का पूरा अनुमान आपके पास होगा, नंबर 1। नंबर 2, जनरली क्या होता है कि स्पर्धा जैसे जैसे नजदीक आती है, प्रतियोगियों के मनोबल में ये ठेस पहुंचती है कि मेरा तो ये तैयार नहीं, मेरा वो तैयार नहीं। एक तो इस वाली दिमाग से आप ऊपर उठ जाएंगे, मतलब ये जो डर है ये आपका कमतर हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तीसरा तीसरा फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो जिसको आपने जनरल स्टडी किया है उसमें गलत की संभावना बढ़ी रहेगी, जिसको स्पेशली आप समझते हैं उसमें भी थोड़ा सही होने की संभावना, और एक्सक्लूसिव में ज्यादा पूरा सही होने की संभावना भी लेके जाएंगे। और देखेंगे कि आप कोर इश्यूज के सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस स्टेट है, इंडियन इकोनॉमी, ये सभी को आप कोर इश्यूज के सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर स्थिति है। फिर उसके बाद जो ईपी सेंटर से बाहर है, मतलब दायरे में तो है बट ईपी सेंटर नहीं है, जैसे करंट अफेयर्स है, उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं जो कनेक्टेड है, उथल पुथल यहाँ भी है बट ईपी सेंटर यहाँ। तो कोर सब्जेक्ट के साथ जो संलग्न विषय है, संशोधन है, करंट अफेयर्स जिसको वगैरह बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज, उनका अध्ययन करें। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि कई चीजों में हम भी मानते हैं कि करंट अफेयर्स आप कितना भी पढ़िए कई चीजें मिस कर जाती हैं, लेकिन संविधान कितना भी पढ़िए मिस नहीं करेंगे, इतिहास कितना भी पढ़िए इतना मिस नहीं करता है कि आप प्रॉब्लम में आ जाए। करंट अफेयर्स वगैरह हो सकता है फिसल जाए। एनीवेज, आज का जो वीडियो का परिप्रेक्ष्य था, थोड़ा एक स्ट्रेटेजिकल इंडियन पॉलिटी या अदर्स थोड़ा लिंक अप कर दिया, से जुड़ा हुआ था कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। यूपीएससी युवा पकड़ता है और सवाल दे करके
माइंड को कैप्चर करता है। यूपीएससी 2 काम करता है, यूथ कैप्चर एंड माइंड कैप्चर। अगर यूपीएससी ने यूथ कैप्चर और माइंड कैप्चर कर लिया, तो आप लाइफ कैप्चर कर लेते हैं। कौन? जो प्रतियोगी है, वो लाइफ कैप्चर में चला जाता है। इसलिए माइंड को ठीक करिए ताकि लाइफ ठीक हो जाए। तो ये वीडियो इसी से जुड़ा हुआ था। अब इसका डिटेल रोज होगा। ये थोड़ा-सा पॉइंटेड दिया, तो आप लोग इसको समझिए। इसको मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा, फेसबुक वगैरह में डाल दूँगा। मेरी थोड़ी-सी ये आग्रह भी रहती है और इच्छा भी रहती है कि आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी संख्या बढ़े, लोगों तक बात पहुँचे। और फेसबुक में डालता हूँ तो यार थोड़ा शेयर-वेयर कर दोगे तो उसमें कुछ पैसा लगता है क्या? गूगल वाला ऐड में तो सुना पैसा लेता है। मैंने ये भी सुना अखबार में तो हम देते ही हम लोग को ऐड का पैसा लगता है। लेकिन तो फेसबुक में कौन-सा पैसा लगता है? इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हैं। हम लोगों को हटाते रहते हैं कि स्टूडेंट को जगह दें और स्टूडेंट शिथिल पड़ा है। एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, शिथिलता जहाँ पे ज़्यादा जन्म लेती है, सोच लेना बगल में सक्रियता खड़ी है। तुम शिथिल ज़्यादा हो तो मैं सक्रिय ज़्यादा रहूँगा। क्या समझे? समझ रहे हैं ना बात को? तो कृपया जो कह रहे हैं, पढ़िए और जो कह रहे हैं उसका अनुपालन भी कीजिए। अरे फ़ायदे की चीज़ है, उसका पूरा मज़ा भी लीजिए और जैसे हमने कहा लाइफ़ कैप्चर, लाइफ़ मैनेजमेंट, करियर मैनेजमेंट की ओर भी बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।